गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 1 वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं। तो इस अध्याय में हम इस विभिन्न प्रकार की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे किसी संख्या का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द नंबर क्या होता है। पहले हम निम्नलिखित उदाहरणों को देखते हैं। 2 × 2 बराबर होगा 2 की घात 2 बराबर होगा 4 के। 5 × 5 बराबर होगा 5 की घात 2 यानी कि 25 के। 8 × 8 की घात 2 बराबर होगा 64 आदि के। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या देख रहे हैं, एक संख्या का उसी समान संख्या से गुणा करने पर गुणनफल उस संख्या का वर्ग होता है। 8 होगा ना, 8 से गुणा करेंगे तो 8 का वर्ग की वो संख्या होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि a कोई संख्या है तो a की वर्ग को a की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है और इसके निम्नवत प्रदर्शित करते हैं। a की घात 2 बराबर a गुणा a, अर्थात जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो वो क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है, शून्येतर पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शून्य का वर्ग होता है शून्य, परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय व भिन्न होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की जांच कैसे करते हैं। उदाहरण नंबर 1 से समझते हैं। क्या 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम 441 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया 3 × 3 × 7 × 7। ठीक है, तो 441 में 3 का एक जोड़ा बन गया, 7 का एक जोड़ा, तो 3 × 7 की घात 2। तो पहले हम 3 × 3 एक जोड़ा बनाते हैं, फिर 7 × 7 दूसरा जोड़ा बना लिया। अब हम देखते हैं कि कोई अभाज्य गुणनखंड शेष नहीं रहता। ठीक है, इसके अलावा कोई शेष नहीं बचा, अतः 441 3 × 7 बराबर 21 की पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि अगर हम 7 या 21 होता, 21 की घात 2 लिख दें तो 21 × 21 बराबर होगा 441 की। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 360 निकालेंगे। अब उदाहरण नंबर 2 है, क्या 360 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम 360 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हमने क्या किया, 2 के जोड़े बनाए, बट 3 के जोड़े बनाए, बट ये 2 और ये 5 बच गए। तो यहाँ हम 2 × 2 एक युग्म और 3 × 3 एक दूसरा युग्म बना लिए। तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 शेष बचते हैं जिनके युग्म नहीं है। ठीक है, ना तो 2 का युग्म है ना ही 5 का युग्म है, तो 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सम तथा विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता। किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा एक सम संख्या होता है। इसी प्रकार विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होती है। पहली है 2 जो कि सम संख्या का वर्ग 2 × 2, 2 की घात 2 यानी कि 4 होगा। ऐसे दूसरा है 8 जो कि सम संख्या का वर्ग है, 8 की घात 2 यानी कि 8 × 8 = 64, ये भी एक सम संख्या हो गई। अब तीसरा है 3 जो कि विषम संख्या का वर्ग है, तो 3 की घात 2 यानी कि 9, 9 तो होती है विषम संख्या। ऐसी 7 विषम संख्या का वर्ग 7 की घात 2 यानी कि 49, तो ये भी हो गई एक विषम संख्या। सम संख्याओं की जो वर्ग होता है वो सम संख्या होती है, विषम संख्या, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होती है, विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या होती है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुणधर्म क्या होते हैं। पहले, जिन संख्याओं में इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 पर समाप्त होते हैं वे कभी पूर्ण वर्ग नहीं होते। जैसे कि 42, 343, 567, 268 आदि पूर्ण वर्ग नहीं। 2, 3, 7, 8 पे जो संख्या समाप्त है, इकाई अंक जिसका 2, 3, 7 और 8 है, वो पूर्ण वर्ग नहीं होते। दूसरा है, यदि किसी संख्या के अंत में विषम संख्या में शून्य उपस्थित हो तो वह संख्या कभी पूर्ण संख्या वर्ग नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए 120, ठीक है, 23,000 या 240 आदि पूर्ण वर्ग नहीं हो।
अंत में या तो विषम संख्या है या फिर क्या है, शून्य है। तीसरा है किसी प्राकृतिक संख्या n का वर्ग प्रथम n विषम n संख्याओं के योग के बराबर होता है, यानी कि 1 की घात 2 बराबर 1, प्रथम एक विषम संख्याओं का योग, 2 की घात 2 यानी कि 1 जमा 3 यानी कि प्रथम 2 विषम संख्याओं का योग, ऐसे 3 की घात 3 यानी कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, 4 की घात 2 यानी कि प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं 1 2 3 4 5 6 का ऐसे ही होता है, प्रथम 4 प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग इनका वर्ग होता है। अब अंक 1 से बनने वाली संख्याओं जैसे 1 11 111 आदि के वर्ग एक रोचक प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। 1 की घात 2 यानी कि 11 की घात 2 यानी कि 121, 111 की घात 2 यानी कि 1 2 3 2 1, और ऐसे ही 1111 की घात 2 यानी कि 1 2 3 4 और 3 2 1। ठीक है। चौथा है, पांचवा है यदि n एक वर्ग है तो 2n कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 16 4 का पूर्ण वर्ग है तो 32 किसी सभी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 16 है, 16 तो 4 का पूर्ण वर्ग है, 4 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 होते हैं। तो अगर हम इसे 2 से गुणा करते हैं, 16 दूनी क्या होते हैं 32, तो 32 कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है। पांचवा छठा है किसी द्विधनात्मक या ऋणात्मक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। 2 की घात 2 है तो 2 गुणा 2 बराबर 4 होगा, तथा घटाव 2 की घात 2 है तो घटाव 2 गुणा घटाव 2, तो ये भी हमेशा धनात्मक ही होगा। ठीक है। अब हमें शून्य का वर्गमूल शून्य, अब हम पढ़ेंगे, अभी तो हमने वर्ग पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं। किसी संख्या x का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में संख्या x प्राप्त होती है। किसी संख्या x के वर्गमूल को या तो इससे प्रदर्शित करते हैं जहां ये प्रतीक का अर्थ वर्गमूल होता है, इसका इस प्रतीक का क्या अर्थ है वर्गमूल, यानी कि अर्थात 6 गुणा 6 36, इसलिए हम कह सकते हैं कि 36 का वर्गमूल जो है वो 6 है। ठीक है। और ऐसे 81 का वर्गमूल क्या है 9। शून्य का वर्गमूल शून्य होता है, वन पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या y का वर्गमूल y बराबर जमा x होता है, और जहां x स्वयं परिमेय संख्या है, जैसे 25 का वर्गमूल 5 या घटाव 5 है। ठीक है। जमा में भी हो सकता है और घटाव में भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है। गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं। कौन कौन से। पहला है सर्वप्रथम दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। फिर क्या करते हैं, प्राप्त अभाज्य गुणनखंडों से समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। फिर प्रत्येक जोड़े में से एक अभाज्य गुणनखंड चुनकर इन चुने हुए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही दी हुई संख्या का धनात्मक वर्गमूल होता है। चौथा, निकाले गए वर्गमूल के चिन्ह को बदलकर वर्गमूल के दोनों मान ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण नंबर 3 से गुणनखंड विधि से निम्नांकित पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात। 36 का वर्गमूल ये हो गया, 36 के गुणनखंड 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 हो गए, 2 2 के जोड़े बना दिए, 3 3 के जोड़े बना दिए, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 हो गया इसका वर्गमूल। तो 36 का जो वर्गमूल है वो जमा या घटाव का 6 हो सकता है। दूसरा में पूछा है 1024 का वर्गमूल, तो 1024 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2 और 2, ये सारे हो गए। इन सबके जोड़े बनाए, एक ही हो गया, 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 4 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 10 के हमने जोड़े बनाए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। तो 1024 किसका वर्गमूल हुआ 32 का, जो जमा का भी हो सकता है या घटाव का भी हो सकता है, तो हम दोनों चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब
गुणनखंड विधि से परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण का अनुसरण करते हैं। क्या? पहले क्या करेंगे, यदि परिमेय संख्या संयुक्त भिन्न के रूप में हो तो इसे विषम भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, फिर प्राप्त भिन्न के अंश और हर के अलग अलग वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अंश व हर के वर्गमूलों को अंश व हर में लिखने पर प्राप्त भिन्न दी गई परिमेय संख्या का वर्गमूल होता है। उदाहरण नंबर 4 से देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहला है 121 और 149 है, तो 121 और 149 का वर्गमूल ऐसे निकालेंगे। पहले 121 का और 149 का निकालेंगे। 121 का हो गया 11 गुणा 11 और 13 का हो गया 159 का हो गया 13 गुणा 13। 121 का 11 11 के तो यानी कि 11 हो गया और 149 का हो गया 13, तो ये हो गया 121 बटे 149 का वर्गमूल हो गया 11 बटे 13, जो कि जमा में भी हो सकता है या फिर घटाव में भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास विषम भिन्न में दिया हुआ है, तो हम इसे विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो गया 2401 बटे 225। ठीक है, 2401 का निकाला 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 225 का निकाला 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इसमें 7 7 का एक बन गया और 7 7 का एक, यानी 7 गुणा 7, तो ये हो गया 49। और इसमें हो गया 3 गुणा 5, तो 3 पंजे 15, तो ये हो गया जमा या घटाव का 49 बटे 15। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। एक बाग में आम के 2916 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां? तो बाग में पंक्तियां हैं, वर्गमूल 200 2916। आपने क्या करा, 2916 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, जो हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, जोड़े बनाए 2 2 के 2, 3 3 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो बाग में कुल 54 पंक्तियां हैं और ये इसका हो गया उत्तर। ऐसी उदाहरण 6 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 9408 को भाग देने पर पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, 9408 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 हो गया। अब इसके तो हमने जोड़े बना लिए, 2 के 2 के 2 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56 हो गया, पर 3 का कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो 9408 को 3 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी ही नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात। गुणनखंड विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं, परंतु जिन संख्याओं के गुणनखंड सरलता से ज्ञात नहीं किए जा सकते अथवा जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। जैसे उदाहरण 7, 3 3 6 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब हमने क्या किया, 3 3 6 4 का वर्गमूल निकाला, 5 से करा तो 5 दूनी 5 पंजे 25 हो गया, 5 अट्ठे 30 हो गया। ठीक है, ये इसका वर्गमूल हो गया, ये भाग विधि द्वारा कर दिया। अब इसकी क्रिया विधि देखते हैं। 3 3 6 4 की इकाई की तरफ से जोड़े बनाते हैं, इकाई की और इकाई की तरफ से जोड़े बनाए, इकाई 2 जोड़े 1 जोड़ 2 जोड़े बना लिए। वह सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं जिसका वर्ग सर्वाधिक बाईं तरफ वाली संख्या के जोड़े से कम या उसके समान हो। यहाँ पे 5 का वर्ग 25 है। ठीक है, क्योंकि 5 का वर्ग 33 और 6 के वर्ग से कम है, तो 5 को भाजक तथा भागफल के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसके गुणनफल को 33 में से घटाते तो 8 शेष बचा। ठीक है, ये 8 शेष बच गया। अगले जोड़े 64 को शेष के साथ संयोजित कर, 64 को 8 के साथ संयोजित, इस प्रकार नया भाज्य 864 बन गया। ठीक है, भागफल का 2 गुना यानी 5 गुना 10 है, इसका 2 गुना 5 गुना 10 है,
अब इकाई के स्थान पर एक ऐसी संख्या को संयोजित करते हैं कि 10n गुणा n का गुणनफल भाज्य 864 से कम या बराबर की संख्या हो। तो 108 की 8 से गुणा करें तो 864 हो गया। तो हम जानते हैं कि 108 गुणा 8 बराबर 864 होता है। तो यहाँ हम 108 को नए भाजक के रूप में चुनते हैं। इस तरह शेष शून्य शून्य प्राप्त होता है। अंतिम भाग पर 58 प्राप्त होता है जो 3364 को वर्गमूल है। अतः 3364 का वर्गमूल क्या हो गया? जमा या घटाव का 58, और ये हो गया उत्तर। उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 का वर्गमूल ये हो गया। 1000 के 2 जोड़े बना लिए, 3 से करा, 3 तिया 9, इसका वर्गमूल हो गया। क्या बचा? 1। ठीक है, अब नया भाजक क्या हो गया? 100 हो गया वर्गमूल, ये हो गया 61, तो बचा 39। 1000 का वर्गमूल ज्ञात करने पर हम पाते हैं 31 का वर्गमूल। 31 से गुणा करेंगे तो बड़ा होगा वो 1000 और 32 के। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 32 का वर्गमूल 1024। ये हो गया हमारा उत्तर। अब हम पढ़ेंगे भाग विधि से परिमेय संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग पूर्णांकों संख्याओं की भांति हम परिमेय संख्याओं के वर्गमूल भी भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि से पहले दी गई परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में व्यक्त करते हैं, उसके बाद भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहले क्या करना है? दशमलव संख्याओं के पूर्णांक भाग में पूर्व विधि के वर्गमूल अंकों की गणना की जाती है। फिर वर्ग परिमेय संख्या में दशमलव अंकों की संख्या सदैव सम होती है तथा उनके वर्गमूल दशमलव अंकों की संख्या वर्ग संख्या में दशमलव अंकों की संख्या की आधी होती है। उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। 1354.24 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 1354.24 है, दो दो के हमने जोड़े बनाए, 3 तिया होते हैं 9, तो हटा दिया। अब बचा 9 में से 13 में 9 गए तो 6 बचे, ये 654 हो गया। अब 654, 66 का वर्गमूल हो गया 454, तो नया वर्गमूल क्या बन गया? 396। ठीक है, तो 728 का वर्गमूल 5824 हो गया, और 5824 को घटा दिया तो शून्य बच गया। संख्या के पूर्णांक वाले भाग को जोड़े के रूप में चिन्हित करते हैं, फिर दशमलव वाले भाग को दशमलव के पहले से जोड़े से चिन्हित करना प्रारंभ करते हैं। सामान्यतः रूप में भाग विधि से वर्गमूल निकालना प्रारंभ करते हैं। पूर्णांक भाग पूरा होने के तुरंत बाद भागफल में दशमलव अंक चिन्हित करते हैं, फिर शेष पर छूने पर रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों ये अध्याय वर्ग और वर्गमूल यही समाप्त होता है। इस अध्याय का अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।